हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पोटेंशियल स्टडी IQ। क्लास 10 का साइंस का लेक्चर चल रहा था बाबू। आज उसका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। हम इसमें पढ़ेंगे। अगर आपको कोई समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास को। हम आज पढ़ रहे क्या, आयनिक यौगिक का गुणधर्म। यानी कोई भी चीज आयनिक यौगिक कब है और कोवलेंट यौगिक कब है, यानी कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। ऐसा नहीं समझिएगा, मतलब कोवलेंट क्या बोलते हैं यौगिक होगा, और तुम्हारा क्या इसका आयनिक यौगिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिएगा, इससे ना एक्टिविटी पहले हम लोग करते हैं। क्या एक्टिविटी है, तो आयनिक यौगिक का मतलब समझ लिए पहले। जैसे मान लीजिए बाबू तुम्हारे NaCl है। जैसे मैं कल पढ़ा था मैग्नीशियम Cl2, पढ़ा ना कल क्लास में। देखिए क्या बताया था, तुम्हारा NaCl है ना, NaCl ये तुम्हारा सोडियम है, क्लोरीन है। ये जैसे इलेक्ट्रॉन है ना अपने आप में ना देता है हमेशा के लिए, और जो इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए देता है उसी को बोलते हैं आयनिक यौगिक। वो वापस नहीं मांगता है, ठीक है। जैसे Na हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन को दे दिया हमेशा के लिए एक। क्या होता है, मैग्नीशियम होगा, क्लोरीन को दे दिया एक एक करके, जो कल के क्लास में कराए थे। वो हमेशा के लिए इससे बोलते हैं हम लोग आयनिक यौगिक। तो हम लोग चेक करेंगे कि आयनिक यौगिक में करंट पास होता है कि नहीं होता है लवणीय विलयन में, ठीक है ना। तो देखिएगा पहला पॉइंट यहाँ पे आने आयनिक यौगिक के गुणधर्म। तो आप समझिएगा, तुम्हारा कोई बाबू बीकर है, आपको दिखाई दे रहा होगा बीकर है, ठीक है। बीकर में कहता है क्या तुम्हारा, कि तुम्हारा ग्रेफाइट लगा हुआ है। ग्रेफाइट मतलब होता है तो पेंसिल का नुक होता है ना, उसी को ग्रेफाइट बोल जाता है। तो ग्रेफाइट है, ठीक है। और ग्रेफाइट में क्या तुम्हारा बैटरी लगा हुआ है, सेल बोल सकते हैं। सेल है, बल्ब है, कुंजी है। कुंजी का मतलब होता है बटन, यानी स्विच ऑन या ऑफ करने वाला। फिर क्या तुम्हारे यहाँ पे, और तुम्हारे जलीय विलयन है, लवण का विलयन है। कोई भी लवण का विलयन हो, सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, बेरियम क्लोराइड हो गया, इन्हें क्या तुम्हारा लवणीय है। जैसे तुम्हारा क्या है, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, बेरियम क्लोराइड हो गया, और क्या मतलब सोडियम क्लोराइड, ये सब क्या लवण है। इसके अंदर से हमें चेक करना है कि करंट पास होता है कि नहीं होता है। तो जब हम इसे करंट पास कर रहे हैं, बल्ब जल गई, नीचे तो तार नहीं जुड़ा हुआ है ना। तो सोचिए ये तुम्हारा जलीय विलयन है एक तरह से, मतलब नमक वाला है। तो हमको मालूम चले कि इसमें से करंट पास हो रहा था, नहीं आ जा रहा है। करंट इसके अंदर से पास हो रहा था ना बाबू, जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जा रहा होगा, तो यहाँ से आया करंट, क्या मतलब बल्ब जलने लगा। इससे मालूम चलता है कि करंट पास होता है। तो क्या कैसे गुणधर्म है वो हम लोग जानेंगे, कैसे टूट जाता है वो भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ क्या बोले, तो लवण के विलयन की चालकता की जांच। तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि लवण विलयन में चालकता है कि नहीं है। अब चालकता का मतलब होता है करंट को पास कर देना, समझ में आ रहा क्या। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, आयनिक यौगिक के निम्नलिखित गुणधर्म। तो अभी आयनिक यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बहुत सारे कुछ गुणधर्म है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे पॉइंट को। देखिएगा अच्छी तरह से डील करता हूँ, समझिएगा इसको। पहला पॉइंट क्या बोला बाबू, भौतिक प्रकृति। सब भौतिक प्रकृति कैसा है, भौतिक मतलब फिजिकल स्टेट कैसा है, ठीक है। तो देखिएगा मतलब फिजिकल, देखिए धनायन है, पॉजिटिव तथा नेगेटिव आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, मजबूत। देखिएगा और फिर क्या हो रहा है, ये आयनिक यौगिक के ठोस एवं जोड़े कठोर होते हैं, यानी यौगिक असमानता भंगुर होते हैं। अब देखना क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा NaCl नमक, पहले समझिएगा इसको, फिर उसके बाद उतार लीजिएगा, समझ लीजिएगा। NaCl नमक है, इसके अंदर जो आकर्षण बल होगा ना, आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा। तो बहुत ज्यादा होगा, दूरी क्या होगा, कम होगा। तो आप इससे बोले थे कि F समानुपाती है 1/, किसका, दूरी का। इसका मतलब जो फोर्स है ना, फोर्स वो ज्यादा लगेगा कब, जब दूरी क्या होगा, कम। तो ये NaCl ऐसा तत्व मतलब यौगिक है, आयनिक यौगिक, जब बहुत सारे क्या, बहुत संगठित बिल्कुल चिपका हुआ है, इसे तोड़ नहीं सकते। इसे तोड़ने के लिए नेगेटिव पॉजिटिव करना पड़ेगा, और इसमें करंट पास करवाना पड़ेगा। अब मान लीजिए मुझे ज्यादा बल लगाते तो भंगूर जैसा टूट जाता है। भंगूर का मतलब जैसे ईट होता है ना, ईट वगैरह हो गया, टूट जाता है, जैसे बिस्कुट टूटता है ऐसे, तो वैसे टूट जाता है। तो यही बोल जा रहे हैं, देखिएगा भौतिक प्रकृति क्या है, धन मने पॉजिटिव, धनायन से बोल सकते हैं, ठीक है। इसे पॉजिटिव बोला जाता है, ठीक है। धन मने पॉजिटिव एवं ऋण मने नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आयनों के बीच तीन होता है प्लस माइनस। आयन का मतलब आप समझ लीजिए सबसे पहली बात, आयन का मतलब जैसे आयन आपके दिमाग में आएगा तो बाबू एक तो प्लस होगा और दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। ये बात हमेशा फिक्स कर लीजिए, जैसे आयन आपके दिमाग में आया, एक प्लस और एक माइनस। ये क्या बोल रहा है, धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ठोस भी होता है और थोड़ा क्या होता है, कठोर होता है। कठोर मैंने बिल्कुल पास पर चिपका हुआ। जब आकर्षण बल ज्यादा लगेगा बाबू, देखिएगा मान तुम्हारा मार्कर है, मारने के बाद आकर्षण बल नहीं है क्या, ठोस नहीं है क्या, ये तोड़ेगा जल्दी टूटेगा, और इसे दबाएंगे जल्दी दबेगा क्या, नहीं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दूरी कम है और बल क्या इसमें ज्यादा है, इसलिए तोड़े तो नहीं टूटेगा जल्दी से, और बहुत कुछ तोड़ेंगे तो टूट जाएगा फिर। समझ में आ रहा है, यही बोल जा रहे हैं यहाँ पे, ये थोड़ा कठोर होते हैं और ये यौगिक समानता भंगुर होते हैं। समानता का मतलब होता है जितना यौगिक है ना, आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं। ऐसे भंगुर में टूट जाना, ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो टूट जाएगा, समझ में आ रहा क्या, टूट के अलग हो जाता है। ऐसे आप लोग बिस्कुट खाते होंगे, क्या तोड़ते हो, भंगुर नहीं टूट जाता है, कुछ सही से टूटता है क्या, कटता हुआ नजर आता है ना, ऐसे ईंट वगैरह हो गया, ये सब क्या भंगुर है, एक तरह से भंगुर। और आगे समझते हैं, तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाता है। और दाब डालने पर क्या हो जाता है, मान लीजिए बाबू तो मार्कर है, मैं तोड़ा,
मान लीजिए कुछ ईट वगैरह, मान लीजिए कुछ भी, इसे ज्यादा कसके मैं दबा रहा हूँ तो टुकड़ों टुकड़ों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे ईट की बात कर लेते हैं, है ना एग्जाम्पल। अब आगे समझते हैं यहाँ पे क्या हो जा रहा है। ये लाइन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए मैं आपको लिख के इसलिए दिखाता हूँ पहले, ताकि आपको समझ में आए, लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। आप बस मेरे बातों पर ध्यान दीजिए, और इसको जो तो लिखा हुआ है बुक में भी आपको मिल जाएगा, बशर्ते मेरे बातों पर ध्यान दो कि क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। चलिए दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, देखिए गलनांक और क्वथनांक अलग होता है। तो गलनांक क्या होता है, तो गलनांक का मतलब होता है क्या हो, गलनांक पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट, कौन सा तत्व कितना डिग्री पर मतलब जम जाता है, समझ में आ रहा है। और कौन सा तत्व कितना डिग्री पर क्या होता है, उबलने लगता है, उसी को बोलते हैं क्वथनांक और गलनांक। तो आयनिक यौगिक का जो क्वथनांक और गलनांक बहुत अधिक होता है, ये तो नहीं जल्दी पिघलेगा और नहीं जल्दी जमेगा, नहीं मतलब नहीं जल्दी पिघलेगा और नहीं जल्दी क्या होगा, उबलेगा, समझ में आना है। नहीं जल्दी क्वथनांक होगा और नहीं गलनांक होगा, यानी बहुत हाई लेवल पे जलेगा, मतलब क्वथनांक होगा। आपको पेपर में पूछता है एथेनोइक का क्वथनांक बिंदु, है ना, बिंदु बोलते इसको, गलनांक बिंदु पूछ सकता है, तो मैं इसके बाद लिखाता हूँ, ठीक है। आगे समझिएगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, ठीक है। समझ में आना क्यों होता है, अब बहुत हाई रिएक्टिव की वजह से, अब बहुत आकर्षण बल ज्यादा होने की वजह से, समझ में आना। देखिए बाबू कोई भी चीज का आप एग्जाम्पल के बाद देख लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल आप समझिएगा, देखिएगा अगर कोई चीज अगर आपके पास दूरी कम है तो पक्का है कि उसके में फोर्स क्या होगा बाबू, ज्यादा होगा। कैसे मालूम चल रहा है, देखिएगा आप चुम्बक लीजिए, चुम्बक ट्राई करिए, ऐसे ऐसे पास लेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और दूर जाएंगे तो क्या होगा, दूरी कम हो जाएगा ना एक तरह से, मतलब कि फोर्स कम जाएगा ना, लगा कि अब अनुभव ही नहीं हो रहा, अनुभव नहीं हो रहा, तो हो ही नहीं रहा, और ऐसे पास आ रहा है तो हो रहा है, यानी दूरी कम होने पर फोर्स की मतलब मात्रा क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, समझ में आ रहा है चीज। तो वही बोल रहा है, इसके वजह से यहाँ पे क्या लग रहा है, तुम्हारा क्वथनांक और गलनांक अधिक होने का यही कारण है, ठीक है। और समझते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, आयनिक यौगिक, देखिएगा ये तो मैं पढ़ दिया, आयनिक गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखिएगा, क्यों होता है भाई, क्योंकि देखिएगा क्योंकि मजबूत अंतर आणविक, मजबूत मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूत अंतर आणविक आकर्षण तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा क्या होता है, आवश्यकता होती है। देखिएगा जब मान लीजिए कोई एरियल हो गया, इसके अंदर बहुत सारे मतलब बल बहुत ज्यादा है, और उसका अंतराणिक बल, अंतराणिक बल का मतलब समझिएगा, इसका स्ट्रक्चर होगा ना, मान लीजिए तुम्हारा क्या है कोई भी चीज, तो मतलब अरे क्या बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं ऐसे, इसका जो मैंने शेयर ऐसा कुछ इस टाइप का है, मान लो चलिए हम लोग कैसे कर रहे हैं, अच्छा तो शेयर है ना इसके अंदर, इसमें इस प्रकार का है, ठीक है क्या। तो ये क्या कर रहा है एक तरह से अपने अंदर ना बिल्कुल मतलब दबा के रख रखा है इसे, अब इसे अलग करने के लिए तो ज्यादा कसके फोर्स लगाना पड़ेगा, समझ में ना, उष्मा ज्यादा देना पड़ेगा तब जाके हिलेगा, उष्मा ज्यादा मैंने हीट करना पड़ेगा ज्यादा। इसके वजह से यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये बता रहा है अंतर आणविक बल, यानी अंतर जो बल लग रहा है ना वो बहुत ज्यादा है, अंतर आणविक बल आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तुरंत में नहीं टूट जाएगा वो, समझ में आ रहा क्या। आप देखिएगा घर पे लोहा गर्म करिए तुरंत बर्फ पिघलने लगता है क्या, सोचिए उसका टेम्परेचर अलग है, वो अलग से पिघलने लगता है, जैसे कंपनी वगैरह में जाएगा तो पिघलेगा, फिर कुछ उसको अलग से ढांचा दे देगा, ठीक है, समझ में आया क्या। तो ये बोला जा रहा है, तो आप यहाँ समझिए। नेक्स्ट हो गया, देखिए ये क्या होता है, अघुलनशीलता, सॉरी घुलनशीलता। देखिए घुलनशीलता का मतलब कोई भी दलीय मतलब लवण है तो लवण, शरबत जैसे मान लीजिए, विलेन मान लीजिए, तो उसके अंदर क्या घुल जाता है, और कैसे घुलता है, उसका क्या प्रॉपर्टी है, धातु का भी प्रॉपर्टी है। ऐसे हम लोग पढ़े थे ना, ये तो मतलब ये तो NaCl पढ़ रहे थे, आयनिक यौगिक पढ़ रहे, लेकिन हम लोग पढ़े ना धातु भी पिघल जाता है, जैसे सीजियम में गैलियम धातु हाथ पर तो पिघल जाता है ना, वैसे कुछ इसका ही प्रॉपर्टी देखिएगा। वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होता है, सुनिए क्या बोलते हैं इसमें, वैद्युत संयोजक मतलब जैसे विद्युत के अंदर करंट पास करवा, मतलब जलीय विलयन के अंदर करंट पास करवाएगा तो क्या होता है यहाँ पे, घुलनशील हो जाता है सामान्यतः, मतलब नॉर्मल तरीके से, ठीक है। और फिर क्या होता है यहाँ पे, तथा केरोसिन पेट्रोल आदि विलायक में अघुलनशील विलय होता है। सुनिएगा यहाँ पर कोई भी विलायक चीज इसके अंदर करंट पास किया जाता है तो घुल जाता है पूरी तरह से, लेकिन पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, ऐसे अपवाद में तो नहीं घुलता करंट पास करने के बावजूद भी, ठीक है। किसमें, तो विलयन में। तो ये बोल देखिएगा वैद्युत संयोजन यौगिक सामान्यतः जितना भी वैद्युत से संयोज करता है यौगिक है ना, जितना भी यौगिक है विद्युत करंट का मतलब विद्युत करंट पास करने वाला, मतलब विद्युत पास करने वाला उसे क्या बोलते हैं, जल में घुलनशील होता है, तथा केरोसिन और पेट्रोल अघुलनशील होता है, अघुलन में नहीं घुलता है, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पे, अब विद्युत का चालकता यानी करंट पास कैसे होता है, विद्युत चालकता का मतलब करंट को पास करना, ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पे। आयनिक यौगिक के जलीय विलयन में, जलीय विलयन में तुम्हारा आयनिक यौगिक है बाबू, इसके अंदर क्या जलीय विलयन तो है, तो जलीय विलयन यानी आयनिक यौगिक के जलीय विलयन में आयन यानी नेगेटिव तथा पॉजिटिव, समझा ना, आयन के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, चाहिए लीजिए चाहे लीजिए, तो आयन यानी नेगेटिव पॉजिटिव उपस्थित होता है, इससे विद्युत धारा प्रभावित करने पर या आयन विपरीत इलेक्ट्रॉन की ओर गमन करने लगता है,
इलेक्ट्रोड, प्लस वाला माइनस में जाएगा, माइनस वाला किस में जाएगा, प्लस में। इसी को बोलते हैं विपरीत इलेक्ट्रोड, समझ में ना। तो विपरीत की ओर चलने लगता है और क्या हो जाता है, और एक करंट पास करने लग जाता है। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल के बोलता हूँ, तुम्हारा Na है, आई तुम्हारा क्या हो Cl, तुम्हारा प्लस है तुम्हारा, इधर जाएगा ये इधर जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, एरो का निशान लगा तो यानी विपरीत दिशा में, समझ में आ रहा है। तो ये बोला जा रहा है यहाँ पे क्या कि आयनिक यौगिक के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं, उपस्थित होता है ना बाबू, मान प्लस उपस्थित होता है, इसलिए विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगता है। गमन के मतलब होता है चलना, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत धारा को प्रभावित नहीं करता है। ठोस अवस्था होता है ना, नहीं करता, लेकिन जैसे उसको विलयन के अंदर डाल जाता है उसके अंदर करंट पास होने लगता है। जैसे मैं बोलता हूँ आयोडीन की बात ही करता हूँ, है ना, आयोडीन, तो आयोडीन तुम्हारा क्या है, अधातु है ना जी, फिर भी चमकता है। तो यही बोला जा रहा है यहाँ पे क्या, ठोस मतलब सॉरी NaCl मतलब कोई भी चीज जो यौगिक आयनिक यौगिक है, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत धारा को क्या करता है, प्रवाहित नहीं करता है, जबकि गलित अवस्था में विद्युत का मतलब प्रवाहित करता है। समझ में चीज क्या, जब वो लिक्विड में रहेगा ना, जब करंट पास करवाएगा, और ठोस में रहेगा तो नहीं। अगर किसी को ठोस समझ नहीं आ रहा तो ठोस समझिए, ठोस मतलब सॉलिड होता है जो बिल्कुल एकदम कठोर हो, इसे मैं मोड़ सकता हूँ क्या जल्दी से, ये अपना अवस्था बनाए रखने की पूरा कोशिश करता है, समझ में आ रहा है, इसी हम लोग क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। अरे क्या बोला, क्योंकि ये बोला ना मतलब अवस्था में रहता है, क्यों, क्योंकि गलित अवस्था स्थिर विद्युत आकर्षण बल उष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। स्थिर विद्युत क्या होता है, स्थिर विद्युत क्या होता है बाबू, स्थिर विद्युत उससे बोला जाता है जो कोई वस्तु का स्थिति रहने के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, अब इसके अंदर कोई बाहर से करंट नहीं आ रहा है, इसको रहने के कारण, चाहे में से रगड़ने के कारण इसमें क्या ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, उष्मा। जैसे हम लोग बालों में मैसेज करते ना तो क्या अट्रैक्शन होता है ना कुछ कागज के टुकड़े का, तो इसका मतलब क्या है, वो स्थिर विद्युत है। कहीं से इसके अंदर बैटरी जोड़ा क्या, और कहीं से जोड़ा नहीं जोड़ा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है क्या, गलित अवस्था में मतलब गलित अवस्था स्थिर विद्युत आकर्षण बल को क्या कहते हैं, उष्मा के कारण क्या हो जाता है, वो कमजोर पड़ जाता है, जिससे वो टूट जाता है। समझ में आया चीज क्या। अब इसे कुछ गलनांक बिंदु है, क्वथनांक बिंदु है, आप इसे नोट करिए, तब तक आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो दिखाई दे रहा होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। तब तक मैं इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसे इरेज कर रहा हूँ, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए और कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं डियर स्टूडेंट, चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं अपना। तो हम कुछ पढ़ रहे थे क्या, तो हम पढ़े कुछ आयनिक यौगिक का गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु। गलनांक माने फ्रीजिंग पॉइंट होता है और क्वथनांक माने बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। देखिएगा इधर आयनिक यौगिक मतलब क्या, ऐसे बोला था मैं क्या, आयनिक बॉन्ड मतलब आयनिक क्या बोलते हैं उसे, यौगिक तो क्या बोलते हैं हम लोग, यौगिक कोई मतलब पदार्थ होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, तत्व यौगिक क्या बोलते हैं इसमें, जैसे एलिमेंट होता है ना, वो कंपाउंड होता है, क्या होता है, कंपाउंड, कंपाउंड बने होता है यौगिक। अब देखिएगा हमारा NaCl है, अब NaCl मतलब नमक है, नमक गलनांक बिंदु का है, तो आप देखिए नमक गलनांक बिंदु बाबू 1074 केल्विन है, हमेशा इसको केल्विन नापा जाता है, ठीक है। तो 1074 केल्विन पे क्या होता है, गलनांक होता है, गल जाता है कौन, तो नमक, ठीक है। दूसरा क्या तुम्हारा क्वथनांक कब उबलने लगता है, 1686 केल्विन पर उबलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब मैं बताया था आप लोग को कि 0 डिग्री, यहाँ बताया था देखो 0 डिग्री बराबर होता है 273.15 केल्विन, ये 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है बाबू, ठीक है। आप लोग देखिएगा इतना बराबर होता है, क्या बोल रहे हैं आप, केल्विन में सबका मान है, और हमेशा ताप का ऐसे मात्रा केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, ऐसे मात्रा, ठीक है। आप समझिएगा इधर, ठीक है। लिथियम क्लोराइड, अब Li मतलब LiCl, इसका क्या गलनांक बिंदु, 886 यानी 887 है, ठीक है, केल्विन है। और ऐसा क्या है तुम्हारा उबालने वाला क्वथनांक बिंदु कितना है बाबू, तो 1600 केल्विन है, समझ में आ रहा है। यहाँ देखिएगा कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2, इसे क्या तुम्हारा 1045, इसे क्या गलनांक बिंदु है, फ्रीजिंग पॉइंट है, और तुम्हारा क्या 1900 तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट माने क्या, उबलने वाला यानी क्वथनांक बिंदु। आगे देखिए नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड, चूना जिसे बोल सकते हैं हम लोग, चूना पत्थर, समझ में आ रहा है। इसका कितना है गलनांक बिंदु, तो 2850 यानी 2850 केल्विन, ठीक है। यहाँ क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा तो इसका क्वथनांक बिंदु कितना है, तो आप बोलिएगा 3120 यानी 3120 केल्विन इसका क्या है, क्वथनांक बिंदु है। आगे समझिएगा मैग्नीशियम क्लोराइड जो कल इसका संरचना बनाए थे पिछले क्लास में, उसका गलनांक बिंदु कितना है, तो 981, और क्वथनांक बिंदु कितना है, बोलेगा 1695 ठीक है ना, 85 बाबू, ठीक है। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए लीजिए। ओके मेरे डियर स्टूडेंट, चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास को, ठीक है।
आप इसे समझेंगे हम लोग का धातु की प्राप्ति कैसे होता है। तो सिंपल सा भाषा है, मतलब क्या है, मतलब वो लॉजिक है, देखिएगा। तो देखिए धातु की प्राप्ति, धातु प्राप्त कहाँ से होता है बाबू, हम लोग कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं। तो मंगल ग्रह से ना आता हो धातु, तो पृथ्वी से प्राप्त होता है। देखिएगा पृथ्वी कुछ इस टाइप का होता है, सबको पता है, हम बता दे रहे हैं। किसी को पता नहीं है हम लोग पृथ्वी में कहाँ रहते हैं, तो जान लीजिए सबसे ऊपर रहते हैं। ठीक है, बीच में नहीं रहते, बीच में तो सेंटर होता है। यहाँ तो देखना, यहाँ पे आप तो गोला होता तरह से, हम सबसे ऊपर रहते हैं बाबू। और उसके ऊपर ही भूपट्टी, भू मने ऊपरे वाला पट्टी, मतलब ऊपरे वाला परत। देखिएगा क्या बोल रहे हैं, यानी बोल रहे हैं पृथ्वी की भूपट्टी धातु का मुख्य स्रोत है। जहां से धातु निकलता है, जहां से मतलब धातु निकलता है, वो पृथ्वी का ऊपरी परत है, खोद के निकाल जाता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं भूपट्टी पे ऊपरी परत। फिर क्या बोला, जैसे मैं बोलता हूँ यार, मतलब मुख्य स्रोत है क्या, धरती मतलब पृथ्वी। जैसे मैं बोलूंगा नमक कहाँ से आता है, वो समुद्र से आता है। मैग्नीशियम क्लोराइड कहाँ से, समुद्र से आता है। लोहा, सोना, चांदी, सब कुछ, प्लेटिनियम कहाँ से आता है, धरती के अंदर से आता है। अरे आता ना है, तो क्या मुख्य स्रोत है। स्रोत का मतलब जहां से वो निकलता है। ठीक है, समझ में आ रहा क्या। आगे देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। अब आता है खनिज किसे कहते हैं, बहुत बड़े खनिज, लवण वगैरह वगैरह बहुत कुछ। तो देखिए खनिज क्या होता है। पृथ्वी की भूपट्टी में, पृथ्वी की मतलब ये वाला ऊपरी वाली परत में, मतलब पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व, प्राकृतिक रूप से हमने नहीं बनाया, प्राकृतिक रूप से पाए जाने तत्व को क्या बोलते हैं हम लोग, खनिज कहा जाता है। तत्व हो चाहे यौगिक हो, तत्व मैंने अगर सिंगल हाइड्रोजन तो खाली हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन तो खाली ऑक्सीजन रहेगा, लेकिन उससे अगर मिला हुआ रहेगा पदार्थ, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। चाहे तत्व हो चाहे यौगिक हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज कहते हैं। एक और तरीके, एक और समझिए, सीधा बैठिए आप लोग, एक और समझिए। देखिए पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिक को खनिज कहते हैं। पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या बोलते हैं हम लोग, खनिज कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ऐसे क्या होता है, ऐसे समझिएगा, ऐसे देखिएगा। वे खनिज, ये खनिज ही बात हो रहा है, वे खनिज जिसमें कोई विशेष धातु काफी मात्रा में उपस्थित होता है, उसे हम लोग एस कहते हैं। मान लीजिए बाबू, मान चलिए यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारा धातु है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सी कुछ अशुद्धियां हैं, ये क्या बोलते हैं, देखिएगा। वे खनिज जिसमें कोई विशेष धातु, इसके अंदर कोई विशेष धातु है, ठीक है, विशेष धातु काफी मात्रा में उपस्थित होता है तथा उसे निकालना लाभकारी होता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाभकारी होता है। उसे यहाँ लेता हूँ, उसे एस कहते हैं, अयस्क कहते हैं। समझ में आ गया। मान लीजिए मेरे पास, मान लीजिए प्लास, क्या बोलते हैं उसे, कॉपर है। कॉपर के अंदर कुछ अलग अलग धातु होगा ना, वो बस बहुत सारा कॉपर है, लेकिन उससे अशुद्धियां भी मिला हुआ है, तो उसी को निकालने की प्रक्रिया को, मतलब निकाल के जो प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एस बोल जाता है। मेहनत धातु होना चाहिए। समझ में इतना चीज क्या। आगे चलते हैं नेक्स्ट। धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। धातु का निष्कर्षण आपको करने से पहले आपको ये वाला टेबल आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसके अनुसार से इसको हम अलग कर सकते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं क्या, कौन सा धातु कितना हाई रिएक्टिव है, ठीक है, कौन सा धातु मतलब कम रिएक्टिव है, कौन सा ऐसा धातु जो रिएक्शन ही नहीं करता। समझ में आ रहा है ना। तो ये लोग हम लोग पढ़ चुके हैं, अब जानिएगा। देखिए इसे बोलता है सक्रियता श्रेणी। समझ में, यानी क्या है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। तो कौन सा तत्व है ना कितना रिएक्टिव करेगा। सबसे ऊपरी वाला परत, मतलब सबसे ऊपरी वाला तत्व बहुत हाई रिएक्टिव है, इतना रिएक्टिव है किसी का मतलब स्वतंत्र रूप में रहता ही नहीं है, किसी न किसी पंगा लेते रहता है। समझ में आता चीज क्या। दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या जी, ये तो मध्य वाला है, ये हल्का सा पंगा लेता है लेकिन लेता ये भी है। और लास्ट वाला क्या है, बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल साधु बाबा है, एकदम गौतम बुद्ध की तरह आराम से जंगल में गए हैं और वहीं रहते हैं। ठीक है, इसे धरती के अंदर रखो चाहे कहीं भी रखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसको। क्यों, इससे कोई रिएक्शन नहीं करता। समझ में आ रहा ना क्या। ताली खाने से ना बचता है, वो भी किया होगा, मान लीजिए एल्युमिनियम रिएक्शन करता नहीं, आया जी जंग लगा उस पर, ये बोल रहा नहीं हमको करना नहीं कुछ नहीं, लेकिन चांदी कभी कभी कर लेता है। ठीक है ना, तो ये ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, आगे लिखा हुआ है, मैं बता दूंगा, यहाँ पे देखिएगा समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है, पढ़ा क्या, धातु का निष्कर्षण। धातु क्या होता है देखिएगा, कुछ धातु भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्थाएं पाई जाती है। कुछ ऐसे धातु होते हैं जो धरती के ऊपर स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, ये सब कोई किसी से भी वो रिएक्शन नहीं करता है। एग्जाम्पल के लिए बोलूँ, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, है ना, ये सब क्या है, कॉपर, ये सब क्या स्वतंत्र रूप में जाता है। लेकिन कॉपर का कंडीशन आता है, तो क्या बोला, कॉपर तथा एजी यानी मैंने क्या, चांदी, यानी कॉपर एवं चांदी अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के साथ, सल्फाइड करिए चाहे ऑक्साइड करिए, मैंने ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, एस के रूप में संयुक्त हो जाता है। संयुक्त मैंने मिल जाता है वो, अभी तो आपको जंग दिखेगा। आप क्या बोलते हैं, सिल्वर है ना काला नजर आने लगेगा, कॉपर है ना हरा नजर आने लगेगा। ये क्या है, सल्फाइड या ऑक्साइड है। समझ में इतना चीज क्या, समझ में आ रहा क्या। ऑक्साइड में ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेना, कॉपर ऑक्साइड बन गया, तुम्हारा क्या सल्फाइड में कॉपर सल्फाइड बन गया। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा क्या यहाँ पे था, एजी ऑक्साइड हो गया, यानी क्या ऐसे एजीओ यानी ऑक्सीजन, मतलब सिल्वर ऑक्साइड। समझ में आ रहा क्या इतना चीज। चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है सक्रियता श्रेणी, इसे थोड़ा दोबारा समझ लीजिए।
ये देखिएगा अधिक अभिक्रियाशील, जो पहला तत्व मैंने 5 गो, ये अभी अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। और कहा जाता है सोडियम पोटेशियम को हमेशा मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो पेपर में एकदम खुलेआम पूछता है, कोई शक ही नहीं है, ऐसे पूछता है कौन सा ऐसा धातु है जो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, चाहे केरोसिन तेल बोले हो, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। आप बोले सोडियम पोटेशियम। कौन सा ऐसा धातु है जिसे चाकू से काट सकते हैं, तो नकली धातु है सोडियम पोटेशियम और लिथियम। पूछ सकता है कौन सा ऐसा धातु है जो हाथ पर रखते पिघल जाता है हथेली पर, सीजियम और गैलियम। ठीक है, ऐसा कौन सा धातु है जो क्या बोलते हैं करंट पास नहीं करता है, तो आप बोलिए शीशा। समझ में आना क्या? ऐसा कौन सा धातु है जो जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो बोलिए पारा। समझ में आ रहा? मरकरी से बोल सकते हैं, आगे समझिएगा। यहाँ पे द्रव अवस्था में पाया जाता है ना मरकरी। यहाँ देखिएगा नेक्स्ट, ठीक है बोला बाबू, सिल्वर मतलब जिंक, आयरन, पीवी और सी। ये क्या है? ये मध्य अभिक्रियाशील तत्व है, मतलब कम अभिक्रिया है, पूरा हाइड्रेटिव नहीं है लेकिन है थोड़ा थोड़ा। देखिएगा मध्य अभिक्रियाशील तत्व है ये पृथ्वी की भूपट्टी में मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। देखिएगा चाहे जिंक ऑक्साइड के रूप में मिल जाए, ठीक है, समझ में आ रहा क्या? ऑक्साइड का यहाँ पे देखना क्या बोला, यहाँ पे ऑक्साइड हो गया, कहाँ लिखा ऑक्साइड, इसके रूप में हो गया क्या? नेक्स्ट क्या बोला यहाँ पे? सल्फाइड, जिंक सल्फेट के रूप में हो गया, ठीक है, SO2 बोल सकते हैं इसको। फिर क्या होता है, चाहे ऐसे बोल सकते हैं SO2। फिर क्या हो सकता है इसको, क्या कार्बोनेट यानी CO3, इस रूप में, तीनों के रूप में रह सकता है। समझ में आ रहा क्या? तो ये तुम्हारा तीनों रूप में रह सकता है। कौन? मध्य अभिक्रियाशील तत्व में। अब इसे अलग किया जाता है तब धातु आएगा, और धातु आएगा नहीं। फिर क्या बोले, जी और यू, इसे क्या होते हैं? निचले मतलब सबसे निचले परत में होता है, ठीक है, और कम अभिक्रियाशील तत्व है, बिल्कुल कम, ना के बराबर। समझ में आ रहा क्या? और यहाँ क्या बोल रहा है? प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होता है, फ्री में, मतलब क्या मुक्त अवस्था में। समझ में आ रहा क्या? और यहाँ देखिएगा क्या बोल रहा है, ये तत्व किसी से अभिक्रिया नहीं करती है। समझ में आया? कोई चीज अभिक्रिया नहीं करती है, यानी ऐसी खुली अवस्था में रहता है। और यहाँ पे देखिएगा इसी के हिसाब से 3 भागों में बांट दिया गया है। तो तत्वों के क्या अभिक्रियाशीलता के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग तुम्हारा क्या है, यहाँ पे उच्च अभिक्रियाशील तत्व है, सबसे हाई रिएक्टिव। दूसरा निम्न मतलब मध्य अभिक्रियाशील तत्व है, कम रिएक्टिव मतलब थोड़ा सा। फिर क्या होता है? निम्न अभिक्रियाशील तत्व, इसका मतलब क्या होता है? सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व। समझ में आया? तो आज का लेक्चर बाबू इतना ही रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार मेरे साथ ले लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।